दीवानापन एपिसोड 120। अब आगे। भावना अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, तभी तन्मय वहां पर आए। तन्मय को देखते ही भावना तुरंत अपनी जगह से उठते हुए बोली, तन्मय क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। तभी तन्मय ने कहा, आप सब कुछ ठीक हो चुका है। सिचुएशन अचानक से बदल गई और वो सारी अफवाहें जो इंटरनेट पर फैल रही थी वो भी गायब हो गईं। ये सुनते ही भावना ने हैरानी के साथ कहा, पर क्या ये सब कुछ अचानक से हुआ? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, हाँ, ये सब कुछ अचानक से हुआ। मुझे नहीं पता ये सब कुछ किसने किया, लेकिन फाइनली अब जाकर मैं चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तभी भावना ने तुरंत कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ रिधान ने किया है? ये सुनते ही तन्मय दांत पीसते हुए बोला, तुम अपने बेटे का नाम भी मत लेना। उसने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं किस हालत में हूँ और किस हालत में नहीं। और तुम ये कह रही हो कि ये सब कुछ उसने किया है? भावना ने कहा, हाँ, क्योंकि वो घर आ चुका है। ये सुनकर तन्मय हैरानी के साथ बोला, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कब आया वह? और जन्नत? जन्नत कहाँ है? इसके जवाब में भावना ने घबराते हुए कहा, जन्नत भी उसके साथ ही आई है और वो दोनों अभी एक ही रूम में हैं। तन्मय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं जन्नत को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं। मैं हमेशा से उसे बेटी की नज़र से देखती आई हूं और अब बहू के तौर पर एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर तन्मय ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए आसान है? मैंने उसे आज भी अपनी बेटी के तौर पर ही एक्सेप्ट किया है। बहू बनाना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन रिधान पूरा पागल हो चुका है। वो मेरे खिलाफ भी चला गया है, यहाँ तक कि वो मेरी कंपनी को भी बर्बाद कर देगा अगर मैंने जन्नत को उससे दूर करने की कोशिश की। उसने साफ साफ खुलेआम धमकी दी है मुझे। ये सुनते ही भावना हैरान हो गई और तुरंत हैरानी के साथ बोली, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में रिधान ने आपको ऐसी धमकी दी? तन्मय गुस्से के साथ बोला, हाँ, तुम्हारे बेटे ने मुझे धमकी दी। तो क्या तुम सोच सकती हो कि वो जन्नत को छोड़ेगा? हरगिज़ नहीं। वो तो पूरी तरह पागल हो गया है उसके प्यार में। वो पूरी तरह अंधा बन चुका है। ये सुनते ही अचानक से भावना को अपनी कही हुई बात याद आई और वो उस पर ही अफसोस करते हुए बोली, पता है आपको, तब मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं किस मनहूस वक्त में मैंने जन्नत से ये बात बोली थी कि एक दिन कोई उसे पागलों की तरह प्यार करेगा। और अब देखो, यही हो रहा है। वो उसे पागलों की तरह चाह रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर तन्मय फिर से उसे गले से लगाते हुए बोला, अब जो कुछ भी हो, हमें सब कुछ संभालना होगा। आखिर वो दोनों ही हमारे बच्चे हैं। तभी भावना ने कहा, लेकिन रमन का क्या होगा? रमन के साथ तो गलत हुआ है ना? अगर रमन ने अपना सच जन्नत से बता दिया और जन्नत हमें छोड़कर रमन के साथ चली गई, तब हम क्या करेंगे? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा उसे छोड़ेगा या फिर उसे रमन के साथ जाने देगा? हाँ, मुझे खुद भी रमन के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन रिधान जन्नत को कभी खुद से अलग नहीं करेगा, फिर चाहे जो हो जाए। इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये सुनकर आखिर में भावना उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब 1 घंटे बाद तन्मय और भावना डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे और नौकर डिनर सजा रहे थे। तभी तन्मय ने कहा, रिधान और जन्नत कब आएंगे? क्या वो दोनों कमरे में ही डिनर करेंगे? इसके जवाब में भावना ने कहा, नहीं, मैंने एक नौकर को भेजा था उन्हें बुलाने के लिए। नौकर ने कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर पता नहीं अभी तक वो दोनों क्यों नहीं आए। शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। वो अपनी जगह से उठ ही रही थी कि तभी उन्हें सामने से जन्नत और रिधान आते हुए दिखाई दिए। रिधान के चेहरे पर इस वक्त एक सुकून था, तो वही जन्नत का चेहरा थकान में डूबा हुआ था। वो थोड़ा चलने में भी लड़खड़ा रही थी, जिस वजह से रिधान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जन्नत लगातार अपने बालों से अपने गले को ढक रही थी। भावना उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोली, आखिरकार वो दोनों आ गए। ये सुनकर मैं भी रिधान और जन्नत को देखने लगा। तन्मय को देखकर रिधान ने जन्नत के हाथों को और भी ज्यादा टाइट पकड़ लिया, जिसे देखकर तन्मय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हारी बीवी को छीन नहीं रहा हूँ, जो तुम मुझे देखकर उसके हाथ को ऐसे पकड़ रहे हो। ये सुनकर रिधान अपनी भवें चढ़ाकर बोला, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर तन्मय गुस्से में चढ़कर बोला, भावना, अपने बेटे को तुम समझ लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भावना ने चिढ़कर कहा, तन्मय प्लीज चुप हो जाए, हम सब फैमिली डिनर कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती। ये सुनकर तन्मय उसे घूर कर देखने लगा। तभी रिधान ने जन्नत के लिए चेयर खींची। तन्मय और भावना ये सब गौर से देख रहे थे। भावना को अचानक से कुछ समय पहले का याद आया, जब रिधान जन्नत के करीब भी नहीं बैठता था, यहाँ तक कि वो उसकी चेयर को हमेशा खुद से दूर ही रखता था। पर आज उसे जन्नत के लिए चेयर खींचते देख भावना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वही जन्नत भी चुपचाप चेयर पर बैठ गई। तभी भावना ने कहा, जन्नत बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कहीं रिधान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? देखो बेटा, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अब इस घर की बेटी नहीं बहू बन चुकी हो, लेकिन आज भी मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार करती हूँ। और अगर तुम्हें रिधान परेशान करता है या कुछ भी करता है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं जरूर इसे सबक सिखाऊंगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी मत डरना। ये सब सुनते ही अचानक से जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे को अपने कमरे में सुनाइए। उन्हें मेरे आसपास भी मत आने दीजिए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। मौका पाते ही पूरी तरह कच्चा निगल जाते हैं। उसकी ये बात सुनते ही भावना और तन्मय दोनों ही शॉक्ड होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर रिधान की आंखें छोटी हो गईं। उसने अपने हाथों को नीचे ले जाकर जन्नत की कमर को टाइट पकड़ लिया, जिससे जन्नत को समझ आया कि उसने क्या कहा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वो तुरंत अपना छोटा सा सिर नीचे झुका ली। तभी रिधान धीरे से बोला, शायद अभी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी बची हुई है। कोई बात नहीं, तुम डिनर कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी से खींच लूंगा। ये सुनते ही जन्नत का मुंह रोने जैसा बन गया। तभी तन्मय ने गुस्से के साथ कहा, रिधान तुम जन्नत के साथ क्या कर रहे हो? इसके जवाब में रिधान बोरियत भरे अंदाज में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको दादा बनाने की तैयारी कर रहा था। ये सुनते ही अचानक से भावना के मुंह से खाना निकल आया। वहीं तन्मय का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो एक बार फिर से भावना को देखने लगे। भावना ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और रिधान को आंखें दिखाकर बोली, रिधान कुछ तो शर्म करो। रिधान ने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, जो सच है वही कहा। इधर जन्नत का दिल ऐसा कर रहा था कि वो या तो रिधान को मार डाले या खुद मर जाए। आखिर कोई इंसान अपने ही माँ बाप से ऐसी बेशर्मी भरी बातें कैसे कह सकता है? तभी जन्नत ने नीचे से अपने पैर से रिधान के पैर को दबाया। रिधान की आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, तुम नीचे से ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ मॉम डैड हैं। हम रूम में चले गए, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही भावना और तन्मय अब जन्नत को देखने लगे। इधर जन्नत तो पूरी तरह पागल हो गई और बस गुस्से और शर्म से कसमसाते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी भावना ने खाते हुए कहा, बच्चों मुझे लगता है तुम दोनों को शायद हनीमून पर जाने की जरूरत है। तुरंत रिधान ने कहा, एग्जैक्टली मॉम, आपने तो मेरे मुंह की बात ले ली। मैं भी यही सोच रहा था कि इसे लेकर हनीमून पर जाऊं, क्योंकि इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। कमरे में पहुंचते ही ये किसी जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर कूद पड़ती है। ये सुनकर जन्नत गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहा, इन्फ, बहुत हो गया, अब मैं आपके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे कान से खून निकलने लगेगा। मॉम डैड के सामने झूठ बोलना बंद कीजिए। आपको क्या लगता है वो आपके झूठ पर यकीन करेंगे? ये कहते हुए वो तन्मय और भावना की तरफ मुड़कर बोली, मॉम डैड, आपको पता भी है आपका बेटा क्या क्या करता है मेरे साथ? ये जो शरीफ बनने का नाटक कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं जंगली बिल्ली की तरह इन पर कूद पड़ती हूँ, ये सब कुछ गलत है। बल्कि ये किसी शेर की तरह मुझ पर टूट पड़ते हैं, और इतनी देर जो हमें हुई वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हुई है। ये मेरे साथ ऊपर रूम में गंदी हरकतें कर रहे थे, इसलिए मैं देर से यहाँ आई। यहाँ तक कि मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, पर इन्होंने कहा कि पहले अपनी भूख शांत करेंगे, उसके बाद। इसके आगे जन्नत कुछ कह पाती, उससे पहले ही तन्मय तुरंत अपनी जगह से उठकर बोले, भावना मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, तुम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं आता हूँ। ये कहकर तन्मय तुरंत वहां से चले गए। इधर भावना ने भी पानी का गिलास उठाते हुए कहा, बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स तुम दोनों खुद ही सॉल्व कर लो, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। मैं भी एक इम्पॉर्टेंट कॉल करने जा रही हूँ। ये कहकर उन्होंने पानी का गिलास एक ही बार में पी लिया और वहां से सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। जन्नत उन दोनों को ऐसे जाते देख मुंह फुलाकर कंफ्यूजन में बोली, मॉम डैड अचानक से डिनर बीच में छोड़कर क्यों चले गए? तभी रिधान ने जन्नत को घूरते हुए कहा,
क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। ये सुनते ही जन्नत गुस्से और खींच में रिधान को देखने लगी। तभी रिधान ने उसके चेहरे को अपने करीब खींच लिया। जन्नत गुस्से से बोली, क्या कर रहे हैं आप, रिधान? रिधान ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ। इसके जवाब में चिढ़ते हुए जन्नत ने कहा, ऑलरेडी आपने मेरे साथ बहुत रोमांस कर लिया, अब छोड़िए मुझे डिनर करना है, मुझे भूख लगी है। ठीक है कहकर रिधान वापस से डिनर करने लगा, लेकिन वो कुछ सेकंड तक जन्नत को यूं ही देखता रहा। फिर आखिर में धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, अभी तुम खाना खाओ, बाद में मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनते ही जन्नत के एक्सप्रेशन फिर से बदल गए। खाते खाते वो रुक गई और गुस्से से रिधान को देखने लगी। एपिसोड 121। अब आगे। जन्नत इस वक्त बेहद गुस्से के साथ रिधान को देख रही थी। तो वही रिधान जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो बस चुपचाप डिनर कर रहा था। तभी जन्नत ने गुस्से से उसके आगे से प्लेट खींच ली, जिसे देखकर रिधान अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, व्हाट हैपन? ये क्या कर रही हो तुम? इसके जवाब में जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको एहसास भी आपने क्या किया? आपकी वजह से मॉम डैड अपना खाना छोड़कर चले गए और आप इतने आराम से खाना खा रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बात पर रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत कहा है। आखिर तुम मेरी बीवी हो और अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा, ऐसे बिहेव नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? ये सुनकर अब जन्नत गुस्से से अपनी जगह से उठकर बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आपने मेरी इंसल्ट करके रख दी। पता नहीं मॉम डैड हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी रिधान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिन डिनर किए नहीं जा सकती। याद रखना, अगर तुम बिन डिनर किए गई तो फिर तुम्हें मेरा डिनर बनना पड़ेगा। ये सुनते ही जन्नत के चलते कदम रुक गए और एक बार फिर से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए पीछे मुड़ी। अब वो गुस्से से रिधान को देखते हुए बोली, यू नो वॉट रिधान, आप जैसा छिछोरा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। तो वही रिधान ये सुनकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, और ऐसा इंसान तुम दूसरा कभी देखोगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। अगर गलती से भी तुम्हारी नज़र किसी गैर मर्द पर गई तो मैं तुम्हारी नज़रें निकाल लूंगा और अब चुपचाप डिनर करो। ये कहकर उसने उसकी प्लेट में डिनर सर्व किया। तो वही जन्नत दांत पीसने लगी और ना चाहते हुए डिनर करने लगी। कुछ देर बाद डिनर कंप्लीट हुआ। जन्नत कमरे में आए और वो बेड पर बैठते हुए खुद से बोली, मुझे मॉम डैड को कल एक्सप्लेन करना होगा। मैं नहीं चाहती वो हमारे बारे में कुछ भी गलत समझे। तभी रिधान कमरे में इंटर होते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम हस्बैंड वाइफ है। अगर हमारे बीच ये सब कुछ नहीं होगा तो क्या किसी दुश्मन के बीच होगा? और वैसे भी मॉम डैड खुद भी तो ये सब कुछ करते हैं। हम तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगने नहीं जाते, तो फिर हम क्यों अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे? ये सब सुनकर जन्नत अपना सिर पकड़कर बोली, रिधान मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, क्योंकि आपसे बहस करने का मतलब है कि पत्थर पर सिर मारना। ये कहकर वो ब्लैंकेट को खुद से कवर करने लगी, लेकिन तभी रिधान उसके ऊपर आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम हर वक्त मेरा दिल दुखाती हो। ये सुनकर जन्नत ने चिढ़कर कहा, क्या आपके पास दिल भी है? रिधान उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल है मेरे अंदर दिल, पर ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और अगर तुम इसे ऐसे हमेशा हट करती रहोगी तो ये पत्थर बन जाएगा। ये सुनकर एक सेकंड के लिए जन्नत रिधान की आंखों में देखने लगी। रिधान का दिल बहुत ही धीरे से धड़क रहा था, जिसे महसूस करके जन्नत में ना समझी में कहा, रिधान आपका दिल धड़कता भी है या नहीं? इसके जवाब में रिधान बोला, मैंने कहा ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम इसे फील कर सकती हो और सबसे ज्यादा ये तब धड़कता है जब मैं तुम्हारे अंदर शामिल होता हूँ। रिधान की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनते ही जन्नत के कान तक लाल हो गए और वो दूसरे ही पल रिधान को दूर धक्का देकर बोली, मैं आप जैसे इंसान से सीरियस बात की उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ? आपको शर्म नहीं आती ऐसी गंदी बातें करते हुए? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रिधान मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहकर वो करवट बदलने लगी, लेकिन रिधान ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरी बाहों में ही सोना होगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। ये कहकर उसने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और वही जन्नत बस रिधान को ही देखते रह गई। रिधान की आंखें बंद हो गई थी।
जन्नत गुस्से से बस कसमसाए जा रही थी, लेकिन कुछ देर कसमसाने के बाद वो भी नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर में रिधान ने अपनी आंखें खोली। वो जन्नत को घूर कर देखने लगा। कुछ सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद वो नीचे झुका और उसके होठों को अपने दांतों से खींच लिया। जन्नत दर्द में हल्के से कसमसा उठी। रिधान उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ। ये कहकर वो वहां से उठकर बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ एक क्लब के अंदर इस वक्त आशी अपने चेहरे पर मास्क लगाए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे एक कोने में इंसान दिखाई दिया। उसे देखते ही आशी उसके पास गई। वो अपने हाथ में लिए नोटों की गड्डी को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो और अब यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन उस रिधान सूर्यवंशी की वजह से मेरा काम बिगड़ गया, वरना बहुत जल्द वो सूर्यवंशी खानदान पूरी दुनिया वालों के सामने नीलाम होने वाला था। उस इंसान ने अपने हाथ में नोटों की गड्डी ली और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था रिधान सूर्यवंशी को बदनाम करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम कोशिश करती रहो, क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। तुम वो सब कुछ हासिल कर लेती हो जिसकी जिद करती हो। ये सुनकर आशी ने खुद से गुस्से के साथ कहा, लेकिन इस बार मेरी ये जिद खुद मेरे ही भाई के आगे है। एक ऐसा भाई जिसे मैं भाई मानना ही नहीं चाहती, वो भी जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ। अब देखती हूँ किसकी जिद के आगे किसकी जिद की जीत होती है। वो इंसान चला गया। इधर आशी वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक किया तो उधर से चिरंजीवी ने कहा, जिस क्लब में तुम गई हो आज रात इस क्लब में रिधान सूर्यवंशी भी आने वाला है और वो कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। वो अपनी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग करने वाला है, जिसके साथ ही वो ड्रग्स की डील भी साइन करेगा। तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, तुम इन सब में फ़ायदा उठा सकती हो और उसे पूरे मीडिया के सामने बदनाम कर सकती हो। मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है। ये सुनते ही आशी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई और उसने आसपास के नज़ारे को देखते हुए कहा, आपने ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है मुझे। यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आशी ने कॉल कट कर दिया और वहीं उधर चिरंजीवी हंसते हुए बोला, सॉरी आशी बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे दिल में मैंने उन सब के लिए कुछ इमोशंस देख लिए हैं जो मैं नहीं देखना चाहता था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही करना पड़ा। मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए चिरंजीवी जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा और इधर आशी वही काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। वो जूस पीते हुए चारों तरफ देखने लगी। वहाँ कपल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। आशी मास्क के नीचे से ही ड्रिंक कर रही थी, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, ये रिधान सूर्यवंशी आखिर कब आएगा? रात के 1 बजे गए हैं, अब तो क्लब भी खाली हो रहा है। ये कहते हुए वो बार बार अपने हाथों की वॉच पर देखने लगी और बार बार गेट की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने अंदर एक गर्मी सी महसूस हुई। उस गर्मी को महसूस करके उसने खुद से कहा, यहाँ का मौसम इतना ठंडा है, लेकिन मुझे गर्मी क्यों महसूस हो रही है? ये कहते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसे अपने सीने पर जलन महसूस हुई। वो तुरंत अपने सीने को सहलाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मुझे अपनी पूरे बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट और जलन क्यों महसूस हो रही है? आखिर ये जल क्यों रहा है? ये कहते हुए वो सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। वहां आते ही वो तुरंत अपने चेहरे पर पानी डालने लगी, लेकिन पानी डालने से भी ना तो उसके अंदर की कोई गर्मी कम हुई और ना ही जलन। वो लगातार अपने चेहरे पर पानी डालते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मुझको? मैं खुद की बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कभी ऐसी नहीं थी। मैंने कभी भी अपने बॉडी पर से कंट्रोल नहीं खोया। कितनी भी प्रॉब्लम सही हो, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया है। तो फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये सही नहीं है। ये कहते हुए वो अब लड़खड़ाने लगी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देने लगा। हर चीज़ उसे ब्लर दिखाई देने लगी। सामने कुछ लड़कियां भी आ रही थी, पर उसे उन लड़कियों का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। इसलिए वो लड़खड़ाते हुए धीरे से उन सब से बोलने की कोशिश की, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस फ़ोन पर जो पहले नंबर डायल है उस पर मुझे कॉल लगा कर दे दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही मुझे कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है।
वो लड़कियां आशी की ऐसी हालत देख एक दूसरे को नासमझी में देखने लगी और फिर उसने आशी के हाथ से फ़ोन लिया और जैसा आशी ने कहा उसने फ़ोन लगाकर दे दिया। कॉल डायल हुआ तो आशी तुरंत फ़ोन को कान पर लगाकर साइड में खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, अंकल प्लीज़ जल्दी कॉल पिक कीजिए। मेरी हालत ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी के अभी यही गिर जाऊंगी। प्लीज़ अंकल जल्दी कॉल पिक कीजिए। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरी बॉडी अब जवाब दे रही है। लेकिन चिरंजीवी ने कॉल पिक नहीं किया। आशी की आंखों से गर्म आंसू निकलने लगे। वो गर्म आंसू कोई रोने के आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी बॉडी से निकलने वाले दर्द के आंसू थे। उसे अपने बॉडी में एक अजीब सी जकड़न और दर्द महसूस होने लगा। वो इधर से उधर पिलसे ही कसमसाने लगी, लेकिन कोई था जो दूर से ही आशी को ऐसी हरकतें करते हुए देख रहा था। वो उसे कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद उसकी तरफ बढ़ गया। उसके पीछे से गार्ड्स आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही उस इंसान को आशी की तरफ जाते हुए देखा तो गार्ड तुरंत आगे आते हुए बोला, सर हमारी मीटिंग है। लेकिन वो इंसान जो लंबा चौड़ा और काफ़ी ज़्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव चार्म का था, उसने बिना किसी भाव के साथ कहा, मेरा प्राइवेट एरिया में इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो इंसान सीधे आशी की तरफ बढ़ गया और इधर वो सभी गार्ड बस ना समझी में उसे ही देखते रह गए। इधर आशी पिलर से टिककर नीचे जमीन पर बैठ गई थी। वो खुद के बॉडी को लगातार अपने हाथों से रब कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अपने बॉडी की चमड़ी को ही अपने आप से अलग कर दे। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ड्रग्स दिया हो, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ड्रग्स के ही सिम्पटम्स है। पर मुझे ड्रग्स कौन दे सकता है? इस क्लब में तो मैं पहली बार आ रही हूँ और मेरी तो यहाँ भी किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। मैं यहाँ पर रिधान सूर्यवंशी से बदला लेने के लिए आई थी। मैं उसे आज एक्सपोज करने आई थी, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। आखिर मैं क्यों अपने ही भाई को बर्बाद नहीं कर पा रही हूँ? ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार गर्म आंसू निकल रहे थे। लेकिन तभी उसे अपने चेहरे पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए, जिसे महसूस करते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। वो तुरंत अपनी आंखें खोलने लगी और सामने देखने लगी, लेकिन उसे सामने सिर्फ एक धुंधला इंसान दिखाई दिया, जिसका चेहरा भी वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। लेकिन तुरंत वो उसके हाथ को पकड़ते हुए हकला कर बोली, कौन हो तुम और क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? कहीं तुम्हें अंकल ने तो नहीं भेजा? तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और मेरी बॉडी बहुत गर्म है। तुम मुझे प्लीज़ टच करो, मुझे तुम्हारे टच की ज़रूरत है। ये कहते हुए आशी उसके हाथ को अपने पूरे चेहरे पर टच करवाने लगी। उसे इस वक्त सिर्फ अपने अंदर ठंडापन चाहिए था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी किसी आग की भट्टी की तरह तप रही थी। लेकिन वो इंसान आशी को कुछ सेकंड तक घूरता रहा और फिर उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, क्या तुमने ड्रग्स लिया है? आशी अपनी दुनिया आंखों से उस इंसान को देखने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मैंने कोई ड्रग नहीं लिया, बल्कि शायद मुझे ड्रग दे दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे टच की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे टच करो या फिर मुझे किसी आइस क्यूब के बेड पर सुला दो, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हिट हो गई है। प्लीज़ हेल्प मी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और उस इंसान के सीने से लिपटने लगी। वहीं वो ब्लैक सूट में इंसान आशी को कुछ सेकंड तक घूरता और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आशी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे उस क्लब से बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में कार एक आलीशान से प्राइवेट विला के बाहर आकर रुकी। वो इंसान आशी को अपनी गोद में लिए ही बाहर निकला। आशी सारे रास्ते उसकी गोद में कसमसा रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी और वहीं वो इंसान बस आशी को ऐसे ही तड़पते हुए देख रहा था। वो आशी को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर पहले ही नौकरानी सर झुकाकर खड़ी थी। वो आशी को इस तरह उस इंसान की गोद में देखकर तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, सर ये कौन है और आप तो कल सुबह आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी? तभी उस इंसान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं रूम में जा रहा हूँ और अगली सुबह तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना। ये कहते कहते उस इंसान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो वही मेड ने ये सुनकर तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो इंसान आशी को लेकर सीधे कमरे के अंदर चला गया। अगली सुबह जन्नत की आंखें खुली। उसने एक नज़र अपने दूसरे तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही उसने करवट बदली, सामने देखते ही वो एकदम से चीख पड़ी, आह! रिधान अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं कोई शैतान नहीं हूँ जिसे देखकर तुम ऐसे चिल्ला रही हो।
जन्नत अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस लेकर बोली, आप मेरे लिए किसी शैतान से कम भी नहीं है। ऐसे आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह आपका चेहरा देख लिया, सारा दिन खराब जाएगा मेरा। ये सुनकर रिधान उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, क्यों ना हम सुबह सुबह रोमांस करें, जिससे कि सारा दिन तुम्हारा रोमांटिक जाए। ये सुनते ही जन्नत अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, रिधान क्या आपके दिमाग में रोमांस और सोने के अलावा दूसरी कोई बातें नहीं चलती? जब से आप मेरे करीब आए हैं तब से मैं देख रही हूँ हर वक्त आप बस मुझसे रोमांस ही करना चाहते हैं। कभी तो मुझे सुकून से जीने दीजिए। ये कहकर वो बेड से उठने लगी तो रिधान ने उसे वापस कमर से पकड़कर बेड पर गिराते हुए कहा, तुम्हें मैं ना तो चैन से रात को सोने दे सकता हूँ और ना ही सुबह जीने दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने काफ़ी सालों से मेरी नींद हराम की है और अब मैं उन सब का बदला तुम्हारी नींद से लूँगा। ये सुनते ही जन्नत की आंखें फिर से बड़ी हो गई और वो कुछ अभी कहती तभी दरवाजा खटखटाते हुए भावना ने कहा, जन्नत रिधान क्या तुम दोनों रेडी हो गए? एक्चुअली आज हमारे शादी की सालगिरह है, सुबह पंडित जी आए हैं, पूजा होने जा रही है। अगर तुम दोनों रेडी हो गए हो तो प्लीज नीचे आओ। ये सुनते ही जन्नत ने तुरंत कहा, हाँ मॉम मैं बस आ रही। लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रिधान ने उसके मुंह पर हाथ रखा और अपनी भारी आवाज में कहा, अभी मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। डैड से जाकर कहिए कि वो भी आपके साथ रोमांस करें, क्योंकि आज आप दोनों की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी में सिर्फ रोमांस करना चाहिए, न कि कुछ और अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये सुनकर भावना का तो चेहरा ही बिल्कुल लाल पड़ गया और इधर जन्नत गुस्से और शर्म से पूरी तरह परेशान हो गई। लेकिन रिधान ने दूसरे ही पल जन्नत के हाथ को अपने दोनों हाथ में पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए कहा, मेरी छोटी सी बीवी को मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगा, इसलिए मैं बहुत ही जेंटल तरीके से ये सब कुछ करूंगा, बस तुम मेरे साथ को ऑपरेट करना। ये सब सुनते ही जन्नत ने बेहद गुस्से के साथ कहा, रिधान प्लीज मुझे चैन से सांस लेने दीजिए, मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकती, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन रिधान ने उसके गर्दन को बाइट किया। जन्नत दर्द से चिल्ला उठी, अरे रिधान। इधर भावना ने जैसे ही उसकी ऐसी आवाज सुनी वो और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गई और तुरंत वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एपिसोड 122 अब आगे। इधर नीचे मंदिर में इस वक्त पंडित जी पूजा करवा रहे थे। तन्मय वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन भावना को अकेले आते देखा तो हैरानी में बोले, भावना तुम तो उन्हें बुलाने गई थी ना, फिर तुम अकेले क्यों आई? इस वक्त भावना का चेहरा कुछ लाल था। तन्मय ने चिंता के साथ कहा, भावना तुम ठीक तो हो ना? कहीं बुखार तो नहीं? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तभी भावना खिलखिलाकर बोली, आपके बेटे की वजह से। मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह बेशर्म होगा। ये सुनते ही तन्मय के भाव बदल गए और वो तुरंत बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। इसके जवाब में भावना उसके पास बैठ गई और बोली, आपको याद है आप अपनी जवानी के टाइम में कितने ज्यादा बेशर्म हुआ करते थे, किसी के सामने कुछ भी बोल देते थे, कोई लिहाज नहीं करते थे। और उसी तरह आपका बेटा भी है, या फिर शायद आपका बेटा आपसे भी 10 कदम आगे निकल गया है। उसने कहा कि वो अभी पूजा में नहीं आ सकता क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा है, इसलिए हमें अकेले ही पूजा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही तन्मय के एक्सप्रेशंस बदल गए और दूसरे ही पल वो मुस्कुराकर बोले, ये तो कितनी अच्छी बात है, मेरा बेटा वाकई मुझ पर ही गया है। ये सुनकर भावना के भाव बदल गए। उसने हल्के से तन्मय के सिर पर मारते हुए कहा, तन्मय मुझे लगा था कि आप अभी रिधान को कुछ बोलेंगे, लेकिन आप तो उसका साथ दे रहे हैं। मैं जन्नत को अपनी तरह समझती हूँ, जैसे आप मेरे साथ हमेशा वो सब कुछ करते थे तो मैं परेशान हो जाती थी, बिल्कुल उसी तरह मेरी छोटी सी फूल सी बच्ची भी परेशान हो गई होगी। पता नहीं मेरा राक्षस बेटा मेरी फूल सी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा, शायद मुझे उसके लिए एनर्जी सूप बना देना चाहिए। ये सुनकर तन्मय ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि वाकई मेरा बेटा राक्षस तो है। तभी पंडित जी पूजा करवाने लगे। लगभग 1 घंटे बाद जन्नत मिरर के सामने खड़ी थी और इस वक्त बहुत ही गुस्से में अपने गर्दन पर बने व्हाइट मार्क्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसे नीचे जाना था। वो मन ही मन गुस्से से बोली, रिधान सूर्यवंशी, आपकी तो मैं जान ले लूंगी। आपकी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से चल भी नहीं पा रही हूँ और आप हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब देखो तब मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। पता नहीं क्या खाकर माँ ने आपको पैदा किया था,
आज तो मैं उनसे पूछकर ही रहूंगी। ये सब कहते हुए उसने अपने व्हाइट मार्क्स को छुपाया और धीरे धीरे करके कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि रिधान पहले ही जा चुका था। वो नीचे पहुंची। पंडित जी पूजा करके जा चुके थे। नीचे पहुंचकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए भावना जी से कहा, मॉम, हैप्पी एनिवर्सरी। एक्चुअली मैं सो गई थी, इसलिए नीचे नहीं आ पाई। ये सुनकर भावना ने उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में सो गई थी, या फिर जो आवाजें मैंने सुनी वो किसी और की थीं? ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोली, नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। वो तो रिधान ने ऐसे ही कह दिया था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। इसके जवाब में भावना ने हंसते हुए कहा, अरे तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? वैसे भी अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। लेकिन बेटा देखो, तुम कितनी कमजोर लग रही हो। क्या मेरा बेटा तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो जाता है? भावना की ऐसी बात सुनकर जन्नत का पूरा चेहरा ही लाल हो गया और वो मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता था कि बेटे के साथ साथ मॉम भी इस तरह बेशर्म होगी। ओके, कौन सी मॉम अपनी बेटी से ऐसा पूछती है? तभी भावना ने कहा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम अब बेटी के साथ साथ इस घर की बहू भी हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसे सवाल कर सकती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उसे डांट लगा सकूं। वो इस तरह तुम्हारे साथ रूड नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, लेकिन तुम्हें भी सांस लेने का मौका उसे देना चाहिए। ये सब सुनकर अब जन्नत पागल होने लगी, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने के लिए है? ये सुनकर भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे मनपसंद खाना ही बनाया है। चलो हम दोनों खाते हैं। ये सुनकर जन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और भावना उसे लेकर चली गई। योजक चिन्ह। इधर दूसरी तरफ एक प्राइवेट विला में धूप सीधे बेड पर पड़ रही थी, जिससे आशी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। आशी के कपड़े दूर कोने में फटे हुए पड़े थे और इस वक्त उसके चेहरे पर बुरी तरह थकान थी। ब्लैंकेट नीचे खिसका हुआ था, जिससे उसकी गर्दन, गले और पूरी अपर बॉडी पर बाइट साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आशी की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खुलीं। उसने चारों तरफ देखा और अगले ही पल अपना सिर पकड़ लिया। सिर दबाते हुए उसने खुद से कहा, ओह गॉड, मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? और ये मैं किस जगह पर हूँ? ये कहते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो तुरंत अपनी लोअर बॉडी को देखने लगी और उसकी आंखें शॉक से बड़ी हो गईं। वो घबरा कर बोली, क्या हुआ था मेरे साथ कल? और मेरी लोअर बॉडी में इतना पेन क्यों है? और मेरी पूरी बॉडी में दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर ट्रक चला दी हो। ओह गॉड, ये क्या हुआ मेरे साथ? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये कहते हुए उसने खुद के दिमाग पर जोर डाला और धीरे धीरे उसे कुछ याद आने लगा। जैसे ही सब कुछ याद आया, उसकी आंखें डर, गुस्से, नफरत और आंसुओं से भर गईं। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी नहीं हो सकती। मैं किसी के साथ ऐसे अनजाने में रात नहीं बिता सकती, जबकि मैं हमेशा इतनी अलर्ट रहती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? ये गलत है, बहुत गलत है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। भले ही वो कितनी भी शातिर क्यों न हो या दुनिया से कितनी ही मजबूत दिखती हो, लेकिन वो सिर्फ 19 साल की एक लड़की थी, और इस उम्र में उसके साथ ऐसा सब कुछ होना उसके लिए बेहद तकलीफ भरा था। वो खुद को रोने से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने रोते हुए कहा, ये साजिश किसने की होगी मेरे साथ? जहां तक मैं जानती हूँ, यहाँ रिधान सूर्यवंशी के अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने? नहीं नहीं, वो मेरा सगा भाई है। वो भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी बहन को किसी और के साथ ऐसी रात बिताने के लिए? कहते कहते आशी रुक गई और अपना सिर पकड़कर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मैं क्या सुन रही हूँ और क्या समझ रही हूँ? क्या मैं भूल गई कि वो मेरा दुश्मन है? हम दोनों कोई भाई बहन नहीं हैं। अगर मैं उसकी बहन होती तो वो कभी मुझसे बदला लेने के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन फिर वो खुद से ही बोली, पर अभी तक जितना भी किया है मैंने ही किया है। उसने तो एक बार भी मुझ पर हमला नहीं किया। सारी साजिशें मैंने रची, यहाँ तक कि जन्नत को मारने की कोशिश भी मैंने की। उसने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर मैं उस पर शक कैसे कर सकती हूँ? वो खुद से ही लगातार सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया।
दरवाजा खुलते ही आशी ने तुरंत गेट की तरफ देखा, जहां इस वक्त 3 नौकरानियां अंदर की तरफ बढ़ रही थीं। एक नौकरानी के हाथ में कपड़े थे, दूसरी के हाथ में ब्रेकफास्ट की ट्रॉली और तीसरी के हाथ में दूध का गिलास और एक मेडिसिन थी। उन्हें देखकर आशी अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तुम लोग कौन हो? और मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है? तीनों नौकरानियां टेबल पर सब कुछ रखते हुए अपना सिर झुका लिया। तभी एक नौकरानी आगे आकर बोली, मैडम, सबसे पहले आप ये मेडिसिन लेकर दूध पी लीजिए। ये सुनकर आशी गुस्से से बोली, लेकिन मैंने सवाल किया है, पहले उसका जवाब दो। कौन हो तुम सब? और ये घर किसका है? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर दूसरी नौकरानी ने कहा, मैडम, ये रहे आपके कपड़े, आप इसे पहन लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी और दूध पीना पड़ेगा। इससे आपको जो अपनी बॉडी में कमजोरी महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। ये सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसकर बोली, तुम सब आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कुछ पूछा है, कौन हो तुम लोग और ये सब क्यों कर रहे हो? तभी नौकरानी ने अपना सिर झुका कर कहा, मैडम, ये हमारे बॉस का ऑर्डर है, हमें इसे मानना पड़ेगा। प्लीज आप दूध पीकर ये दवा ले लीजिए, ये दवा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर आशी दांत पीसते हुए बोली, ओह रियली, ऐसा क्या है इस दवा में? ये कहते हुए उसने दवा उनके हाथ से ले ली और उसे देखने लगी। दवा देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो धीरे से बोली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सच था? कल मैं किसी के साथ रात बिताए, मेरी वर्जिनिटी अब जा चुकी है, तभी मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था और वो इंसान मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहा है। वो खुद को समझता क्या है? मैं उसकी जान ले लूंगी। ये सोचते ही आशी गुस्से से दवा को दूर फेंककर चिल्लाए, कौन है तुम्हारा बॉस? नाम बताओ मुझे उसका, मैं उसकी जान ले लूंगी। उसने कल मेरे साथ जबरदस्ती की है, उसने बिना मुझसे पूछे मुझे टच किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नाम बताओ मुझे उसका। ये सुनते ही तीनों नौकरानियां डर गईं, क्योंकि आशी की आवाज काफी तेज थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। तभी एक नौकरानी ने जल्दी से कहा, क्या आप हमारे बॉस को नहीं जानती? हमारे बॉस को तो सभी जानते हैं। ये सुनकर आशी गुस्से से चिल्लाए, अगर वो इतना ही फेमस होता तो मैं जरूर जानती होती, लेकिन मैं उसे नहीं जानती, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है। इसलिए नाम बताओ मुझे उसका और उसका ऑफिस कहाँ है। मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, उसे पूरी तरह तबाह कर दूंगी। उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं आशी सूर्यवंशी हूँ। मैंने उसकी जिंदगी को जहन्नुम न बना दिया तो मेरा नाम भी आशी सूर्यवंशी नहीं। ये सब सुनकर नौकरानी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, सर तो इस वक्त ऑफिस गए हुए हैं, आपको जो पूछना है आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, लेकिन आप पहले कपड़े बदल कर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं दूसरी मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जाने को ही थी कि आशी गुस्से से चिल्लाए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ना खाना और ना ही कोई मेडिसिन। मैं इस वक्त तुम्हारे सर से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ, उस घटिया इंसान को देखना चाहती हूँ जिसने मेरे साथ ही सब किया है। ये कहते हुए आशी उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। दर्द के मारे उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो चिल्लाए, तुम सबका सर इंसान है भी या नहीं? जानवरों जैसा बर्ताव किया है उसने मेरे साथ। मेरी हालत देखो, क्या उसे खुद पर इतना भी कंट्रोल नहीं रहा? उसने मुझे लगभग पूरी तरह खा लिया, मुझे चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? तभी मेड ने फिर से कहा, मैडम, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप दवा खाकर दूध पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। लेकिन आशी गुस्से में किसी तरह उठी, टेबल से कपड़े उठाए और बोली, नहीं चाहिए मुझे कोई दवा। क्या पता इस दवा में तुम लोगों ने जहर मिला दिया हो। जब वो इंसान मेरा गलत फायदा उठा सकता है तो वो मुझे मार भी सकता है, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये कहकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और गुस्से में वहां से बाहर निकल गई। इधर उसके जाते ही मेड ने तुरंत फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। कुछ ही देर में कॉल पर एक भारी आवाज आई, क्या उसने मेडिसिन ली? नौकरानी ने सिर झुकाते हुए कहा, सर मैडम काफी गुस्से में थीं, उन्होंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा है और ये भी कहा कि वो आपको बर्बाद कर देंगी। ये सब कुछ कहकर वो बिना मेडिसिन लिए ही चली गईं। ये सुनकर उधर से कुछ पल तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कुछ सेकंड बाद हंसने की आवाज सुनाई दी। हंसी सुनकर नौकरानी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो कभी मुस्कुराते नहीं और अभी आप हंस रहे हैं, क्या हुआ है? उधर से उस इंसान ने अपनी भारी आवाज में कहा,
ये सब कुछ बोलते हुए वो काफी क्यूट लग रही होगी। मुझे उसका फेस देखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत जल्द दोबारा यहाँ आने वाली है। उसके हिसाब से सब कुछ रेडी रखना। ये सुनकर मेड कंफ्यूज हो गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले कॉल कट हो गया। इधर कुछ ही देर में सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकी आशी गुस्से के साथ कार से बाहर निकली और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे तुरंत रोकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, आप बिना अपॉइंटमेंट के कहाँ जा रही हैं? तभी आशी ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और गुस्से में बोली, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं यहाँ तुम्हारे बस से मिलने आई हूँ और बिना मिले मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब बताओ तुम्हारे बॉस कहाँ मिलेंगे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर गई और वो तुरंत हकला कर बोली, बस स्टॉप फ्लोर पर है, पर इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है। पर आशी ने ये सब कुछ नहीं सुना और वो सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने खुद से कहा, ओह गॉड, इस लड़की का गुस्सा तो बिल्कुल रिधान के गुस्से जैसा लग रहा है। और ये है कौन? इधर बोर्ड ऑफ मीटिंग रूम में रिधान इस वक्त किंग साइड चेयर पर मूव हो रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो सिर्फ प्रोजेक्टर की तरफ ही देख रहा था। वहां पहले ही मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए थे। असिस्टेंट प्रोजेक्टर में कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। माहौल काफी शांत था, लेकिन तभी अचानक से एक शोर के साथ दरवाजा खुला, जिससे सभी का ध्यान तोरण गेट की तरफ चला गया। और तभी वहां आशी अपनी गन लेकर अंदर आए और गन को सीधे रिधान के सिर पर पॉइंट करते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। वो तिरछा मुस्कुराया और बोला, कौन से सस्ते नशे की है तुमने, जो तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मुझ पर ही गन पॉइंट करके खड़ी हो गई? ये सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसकर बोली, रिधान तुम्हें अभी पता नहीं है, मैंने बहुत लोगों की जान ली है। मेरे अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर है, मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। ये सुनकर रिधान अपनी भाव में चढ़ते हुए बोला, तुम मेरा डायलॉग क्यों बोल रही हो? ये तो मेरा डायलॉग है ना, क्योंकि मेरे भी सीने में दिल नहीं पत्थर है और मैं भी लोगों की जान बेवजह लेता हूँ। ये सुनकर आशी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मैं यहाँ कोई डायलॉग बाजी करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें मरने के लिए आई हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट तबाह कर दी है। ये सुनकर रिधान सीरियस होते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? आशी गुस्से के साथ सबकी तरफ देखकर बोली, अगर तुम सबको नहीं मरना है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन अगर मरना है तो यहीं बैठे रहो। ये कहकर वो एक एक के ऊपर गन पॉइंट करने लगी, लेकिन तभी सब तुरंत वहां से लगभग गायब हो गए। पर असिस्टेंट अभी भी खड़ा था, जिसे देखकर आशी चिल्लाकर बोली, क्या तुम्हें भी मरना है जो यहाँ ऐसे खड़े हो? असिस्टेंट रिधान की तरफ देखने लगा। रिधान ने जाने का इशारा किया। असिस्टेंट अपना सिर झुकाते हुए वहां से चला गया। उनके जाते ही आशी गुस्से के साथ रिधान के पास आए और बोली, सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो और तुमसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इतना घटिया काम करोगे। यू नो वॉट, इसके बाद से मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो गई है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती, तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी रिधान ने झटके के साथ उसके हाथ को मोड़ा। आशी की हाथ से गन नीचे गिर गई। रिधान ने गन को अपने हाथ में लिया और गुस्से के साथ बोला, अब मुझे साफ साफ बताओ, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इस तरह पागल हो गई हो? ये सुनते ही आशी चिल्लाकर बोली, कल तुम उस क्लब में मौजूद थे ना? कल तुम्हारी उसे क्लब में मीटिंग होने वाली थी, राइट? तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं भी उस क्लब में हूँ, इसलिए तुमने मेरे साथ इतना गंदा काम किया, मुझे शादी में फंसा दिया और मेरे साथ ही सब कुछ हो गया। ये कहते हुए आशी ने रिधान की कॉलर को पकड़ लिया। उसका गला भर आया था, उसकी आंखों के कोने भी लाल हो गए थे। उसने कसकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, बताओ मुझे, जवाब दो, ऐसा क्यों किया? आखिर क्या तुम्हारे अंदर वाकई थोड़ा सा भी दिल नहीं है? कुछ भी हो, पर मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, तो मेरे साथ इतना घटिया और गंदा काम कैसे करवा सकते हो? मुझे ये भी पता है कि तुम उसे जन्नत के अलावा और किसी को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना क्या तुम्हारे लिए सही है? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी उसे जन्नत के साथ भी कोई ऐसे खेल खेले, उसकी इज्जत को ऐसे तबाह करे? लेकिन इसके आगे आशी कुछ और कह पाती, उससे पहले ही रिधान ने उसके हाथ को झटका से दूर किया और चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप। शट अप, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया?
मैंने कब तुम्हारे साथ साजिश की? इनफैक्ट कल तो मैं अपनी बीवी की इज्जत के साथ खेल रहा था। उसके साथ रोमांस कर रहा था। और वैसे भी मुझे अच्छे से याद है, तुम मेरी सगी बहन हो। भले ही मैं तुम्हारी जान का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसे घटिया काम नहीं करवा सकता। और क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आई स्वेयर, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ होगा तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ किया होगा। बेशक तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है और मैं अपने खून को ऐसे कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। ये सब सुनते ही आशी एकदम से शॉक हो गई और रिधान को बस हैरानी से देखने लगी। किसने किया आशी के साथ ऐसा? क्या कभी होंगे वो भाई बहन एक? वेल, आप सबको क्या लगता है? किसने किया होगा आशी के साथ ये सब? कमेंट में बताना।